देखिए, जैसा कि सभी को ज्ञात है, बोकारो के साथ साथ पूरा झारखंड जानता है कि बोकारो एक औद्योगिक क्षेत्र है, यानी उद्योग की यहाँ स्थापना हुई है 40 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले। तो उद्योग को स्थापित करने के लिए 5 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है जमीन, यानी अगर उस उद्योग से किसी को फायदा मिलना चाहिए तो पहला तो कम से कम उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसका पहला तत्व यानी जमीन का दान करता है। जिसने जमीन का चाहे आप खरीदे हो, जैसे भी तरीके से लिए हैं, क्योंकि उसने ज़मीन दिया है तभी आपका उद्योग बसा है। 5वें तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका ज़मीन है, क्योंकि आप हवा में, पेड़ों के ऊपर, पहाड़ों पर उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो जब यहाँ के लोगों का ज़मीन लिया गया, जाहिर सी बात है आज भी जो चंदन क्यारी का बेल्ट है, यानी जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की सड़कों की स्थिति, गाँवों की देख के आप जान सकते हैं कि ये गरीबी क्षेत्र है। यानी जब ज़मीन लेने की बात कही जाने लगी और उनको ये वादा किया जाने लगा कि आप इस ज़मीन के बदले आपको एक अच्छी 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी देंगे, तो लोगों को लगा गया कि 10,000 रुपये बहुत मायने हैं। आज तो लाख रुपया का मूल्य नहीं है, उस समय 10,000, 5,000 का बहुत मायने था। तो चूँकि हम लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, वही फटी धोती, फटा कपड़ा, साधारण सा भोजन, हालांकि वो खुशहाल जीवन था, लेकिन चूँकि हमको लगा कि अब मॉडर्निटी का सामना होगा, यानी 10,000 रुपये मायने हैं, तो लोगों ने बिना सोचे समझे, भविष्य को ना देखे, ज़मीनों को उन्होंने दे दिया कि चलो ये बड़ी कंपनी है, एशिया की नामी कंपनी है, ये हमारे गांव में स्थापित होगी तो हमारे दुख को हरने का काम करेगी, हमारे दुख दर्द को, हमारी पीड़ा को हरने का काम करेगी। और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ लोगों ने ज़मीन देने का काम किया। ये तो हुआ। अब किसी भी कानून, किसी भी देश में जहाँ ज़मीन अधिग्रहण का कानून है, जहाँ लोकतांत्रिक देश है, वहाँ एक रूल है कि जिनका ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है, सबसे पहले अगर वहाँ कोई भी प्रोडक्शन हो तो उस रैयत जिन्होंने ज़मीन दिया है, जो लोग उस कंपनी को भूमि देकर भूमिहीन हो गए हैं, उनको उनकी योग्यता के आधार पर नियोजन में अवसर मिलना चाहिए, उनको एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए। और उनका जो क्षेत्र है, जहाँ एक विस्थापित क्षेत्र बनता है, वहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल का मैदान इत्यादि की सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए। और इन्हीं मुद्दों के साथ पूरे भारत में, पूरे विश्व में तमाम कंपनियां अपने आप को स्थापित करती है। लेकिन जब झारखंड का विषय आता है तो पता नहीं इनका नज़रिया क्यों बदल जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि झारखंड के लोग आदिवासी, जंगली लोग, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, ये इंसान नहीं, ये तो पशु हैं, इसीलिए इनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ हमारी महाराष्ट्र की खनन नीति पर चर्चा होती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जो कोयला खनन की जाती है उस नीति पर चर्चा होती है कि वहाँ किस प्रकार खनन होता है, वहाँ किस प्रकार विस्थापन होता है, वहाँ पर किस प्रकार कंपनी का स्थापना होता है। बड़ा अच्छा वहाँ निर्णय है, बड़ा अच्छा नियम है। ज़मीन अधिग्रहण बाद में किया जाता है, पहले उसको मकान अलॉटमेंट किया जाता है, चाहे जो जितना डिसमिल मिले। पहले एक सर्वे होता है, एक टीम बनती है, फिर देखता है कि नहीं फलाना 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 का ज़मीन जाएगा तो उसको अलग जगह में बसाकर उनको घर बनाया जाता है, फिर उनके घरों को उजाड़ा जाता है, ज़मीन को अधिग्रहण किया जाता है, या तो वहाँ कोयला खोला जाता है या तो फिर ज़मीन में कोई स्थापना किया जाता है कंपनी फैक्ट्री का। लेकिन जब झारखंड हम लोग आते हैं तो यहाँ प्रशासन का सहयोग, डीसी को पैसा मिल गया, एसपी को पैसा मिल गया, दरोगा को पैसा मिल गया, नेताजी को पैसा मिल गया, 2-4 को गुंडा दबंग है उनको पैसा मिल गया, और प्रशासन की एक गाड़ी लाठी दंड से पहुँच गई। जितनी पब्लिक उतनी संख्या में पुलिस, और मार के पीट के आंदोलन स्थल से भी हटा दिया जाता है। आज माने हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जो 1950, 60, 70 से पेंडिंग है कि भाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है कि हमारी नौकरी हो जाए। तो ये बहुत बुरी अवस्था में झारखंड के लोग हैं। तो झारखंड के लोगों को एक बार आंदोलन ऐसा करना होगा जिससे मुझे लगता है जान माल की भी क्षति होगी, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें आने वाले भविष्य को सुरक्षा मिल सकता है। धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकार है, तो फिर कई ऐसे जगहों से वहाँ के धरना स्थल से पुलिस द्वारा उठाया क्यों जाता है? देखिए, भारत देश हम मानते हैं, हम संविधान निर्माताओं, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ जितने भी लोगों ने संविधान निर्माण में भूमिका निभाई है, उनको आपके चैनल के माध्यम से नमन करते हैं, सत वंदन करते हैं, मानते हैं भारतीय संविधान को। लेकिन सच्चाई और कटु बात ये भी है कि आज संविधान उन्हीं का है जिनके हाथों में सत्ता की शक्ति है, जिनके हाथों में बहुत सारा पैसा है, उन्हीं के हाथों में संविधान के पन्ने हैं। वो जब चाहे संविधान के पन्ने में संशोधन कर सकते हैं, जब चाहे संविधान के पन्नों में नए शब्दावली का गढ़न कर सकते हैं। वही है भारत का संविधान है। बिल्कुल जिस दरोगा का, जिस एसपी डीएसपी के हाथों में, जिस कलेक्टर के हाथों में, जिस नेताजी के हाथों में संविधान की सुरक्षा का दायित्व था, आज वे लोग कंपनियों की दलाली कर रहे हैं, कंपनियों से खूब पैसा ले रहे हैं और अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, निर्दोष ग्रामीणों पर जबरन लाठियां चला रहे हैं। अभी तो दिखा रहे थे 8 एकड़ ज़मीन जबरन ले रहा है। यार गजब हाल है, 8 एकड़ ज़मीन समझ रहे हैं, एक राजा का महल खड़ा हो जाएगा उतना ज़मीन है, गरीब आदमी से आप मारपीट कर ले रहे हैं। और माने डीसी चुप, एसडीओ चुप, बीडीओ सीओ तो बात ही नहीं करेंगे।
इस कंडीशन में हमारा राज्य है। तो इसीलिए हम चाहेंगे लोगों से, ऐसे तो मर रहे हैं, एक बार संवैधानिक तरीके से आंदोलन कीजिए, और नहीं होता है तो एक बार डू और डाई का सिचुएशन तैयार कीजिए। या तो वे लोग रहें या तो हम रहें, या तो वो बेईमान चोर उचक्के लोग रहें या तो हम लोग शांति से रहें। अगर हमें शांति से रहना है तो उन बेईमानों को या तो नियंत्रण में रखना होगा या तो हमारी माटी से बाहर करना होगा, नहीं तो हम शांत नहीं रह सकते हैं। नियोजन नीति को लेकर के छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव का जो कार्यक्रम रखा गया था, फिर आश्वासन के बाद जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जब विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर कई जो है लाठियाँ चार्ज होती है और छात्रों के ऊपर जो है फायर भी दर्ज होता है। साथ ही जो सड़क जाम जो वगैरह किए हुए थे आपको छुड़ाने को लेकर के, वह चाहे 60-40 नीति के विरोध में, उन सब पर जो है काफ़ी सारे लोगों पर फायर वगैरह हो रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य विषय है। छात्र अपने प्रोटेस्ट के लिए स्वतंत्र हैं। और देखिए, सबसे पहला बात, यदि आपको लगता है कि छात्रों का प्रोटेस्ट अगर रास्ते से हटा है तो उसके लिए आप कारणों को जांचिए, किन कारणों से हटा है, और यदि उन कारणों में सरकार, सत्ता और प्रशासन का दोष है तो फिर आप छात्रों पर फर्जी केस नहीं कर सकते। छात्र वार्ता करना चाहते थे, आलमगीर आलम से वार्ता हुई थी, और एक मनस सुशोभित पद, संवैधानिक पद पर रहने वाला आदमी मुंह से मुकर जाता है, उसके बाद भी छात्र शांति आंदोलन कर रहे थे। हम भी उपस्थित थे उस आंदोलन में, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एक रास्ता चुने तो वहाँ पैदल मार्च कर रहे थे। हमारे हाथ में बस एक तख्ती थी, उसमें साफ लिखा था 60-40 नहीं चल तो नियोजन नीति लागू करो, पहले नीति फिर नियुक्ति, तो कोई तो संवैधानिक शब्द नहीं था। हम लोग तो उस वहाँ तक कोई भी छात्र किसी भी प्रकार से उग्र नहीं था, ना किसी भी प्रकार से कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो अमर्यादित अनैतिक कह सकते हैं। लेकिन अचानक प्रशासन के द्वारा, आप फोटो भी देखे होंगे, पहला पत्थर भी अगर उठा है तो प्रशासन से उठा है, रबड़ गोली चली है, आंसू गैस चला है, उसके बावजूद भी छात्रों ने धीरज का परीक्षा दिया। देखिए, जब आंसू गैस चला तो हम खुद चश्मा लगाए, गमछी बांधे, फिर बैठ गए। यानी हमने तो सामना किया था आंसू गैस का, हमने रबड़ की गोलियों का सामना किया, बल्कि प्रशासन ने जो पत्थर फेंके थे मिट्टी का उसका भी सामना किया, लेकिन लाठीचार्ज तो प्रशासन ने किया है। उसके बाद भी शांतिपूर्ण था। अगर दहन किया तो पुतला दहन किया गया, हल्का सा यातायात बाधित हुआ तो उसके लिए आप ऐसा धारा लगाएं जैसे कोई आतंकवादी आंदोलन कर रहा था। आतंकवादी आंदोलन नहीं करते, वे लोग तो हिंसा करते हैं। तो ऐसा धारा लगाए, हमने भी देखा, चाहे तलगड़िया, चाहे पिंडर चौड़ा का केस हो, ऐसा धारा लगा जैसे कि मानो ये छात्र नहीं, आंदोलनकारी नहीं, ये आतंकवादी है। तो इसलिए मैं प्रशासन को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये किसी को दबाने के लिए फर्जी केस को बंद करें। अगर आपको लगता है तो आप पहले छात्रों से वार्ता करें, छात्रों से वार्ता के बाद आप हल निकालें। लेकिन ये जो अब राजनीति हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में एक डरी हुई कमज़ोर सरकार का रूप देख रहे हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये सत्ता जो कि में बैठे लोग जनता के सवालों से डर रहे हैं। वे अपने अधिकार को जब मांग रहे हैं तो वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, केस में डालकर युवाओं को आंदोलन करने से डैमेज कर रहे हैं। ये गलत बात है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दादा, उसके बाद आपको उठा लिया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा। उठाने के दौरान आपके साथ क्या क्या किए, शुरू से अंत तक बताइए। देखिए, हम तो काफ़ी पीछे बैठे थे क्योंकि हम रांची में, आप स्पष्ट हम बोल दिए थे कि इस आंदोलन का हम समर्थन करने आए हैं, आंदोलन का नेतृत्व करने हम रांची नहीं पहुंचे थे। आप देख सकते हैं, हमने पोस्ट भी किया था कि इसका हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। हम लोग गए, जो रांची के साथी थे वो अगुवाई कर रहे थे, मीडिया से भी बात कर रहे थे, प्रशासन से वे लोग बात कर रहे थे। हम बिल्कुल एक छात्र की तरह एक काला टी शर्ट, एक चश्मा चढ़ाकर हम काफ़ी पीछे बैठे थे। वीडियो भी आप लोग देखेंगे, स्टार्टिंग में हम काफ़ी पीछे बैठे थे। हम सुन रहे थे क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है, देख रहे थे। अचानक लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज इसके लिए हम भरा बुला नहीं कहेंगे उन छात्रों को भी जो पीछे हट गए, क्योंकि स्वाभाविक था लाठीचार्ज होगा तो पीछे हटना, कुछ लोग हट ही जाते हैं, और उसके लिए हम उनको फिर भी उनके साथ हमें तो कुछ साथी नहीं, लगभग बहुत ज़्यादा की संख्या में लगभग 95% लोग पीछे हट गए लाठीचार्ज से। तब हम देखें कि भाई अगर हम पीछे हट जाते हैं तो आंदोलन कहीं ना कहीं, आज का आंदोलन मैंने डैमेज हो जाएगा। फिर हम आगे आके खड़ा हो जाते हैं, और जो उस समय वहाँ के जो दंडाधिकारी थे जिनके कहने से लाठीचार्ज हो रहा था, उनको हमने एक ही लाइन कहा कि यदि आपको लाठी ही चलानी है तो हम अब आ चुके हैं, हम पर चलाइए, हमारे साथियों पर मत चलाइए, हम भागेंगे नहीं। आपको पकड़ना भी है तो आप हमें पकड़ लीजिए। हमारा सर पर टोपी था, हम टोपी भी खोल के फेंक दें कि गंजा सर है, अभी बाल छोटा छोटा है, चोट बहुत ज़ोर से लगेगा, लाठी चलाना है तो सर पे चलाइए, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका ज़्यादा आदेश जारी होता है कि नहीं, आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको गिरफ्त में लिया जाता है। हम बोले आप जो कीजिएगा, हमारी लड़ाई सिस्टम से, तंत्र से, किसी भी प्रशासन के किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है। हम उनके साथ चले गए तो थोड़ा सा खींचातानी हुई, हमारे साथी हमको पीछे लाना चाहते थे कि आपको जाने नहीं देंगे, और उस क्रम में थोड़ा सा हुआ, हमारा गंजी कुर्ता फटा, फिर हमें ले जाएगा, थाना में रखा गया। थाना में भी हम प्रशासन को कोऑपरेट किया, क्योंकि जैसे ही
प्रशासन के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया चलाया, देखा वहाँ लिखा है अनगढ़ा थाना में हमको रखा गया। हम खुद जाके बोले जो दंडाधिकारी महोदय थे कि देखिए ज़्यादा देर आप हमको थाना में नहीं रख सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। तो वो हमको ही पूछे क्या करना है। हम बोले हमको किसी खुले स्थान में रखिए या फिर ऐसे थाना में रखिए जिसकी जानकारी रांची को भी नहीं है। तो बोला नहीं ऐसा तो कोई थाना ही नहीं है। हम बोले तो बेहतर होगा किसी खुले स्थान पर हम लोग को रखा जाए और भीड़ को नियंत्रण होने दिया ही नहीं तो भीड़ आपके थाने तक आ जाएगी। तो फिर यकीन मानिए हम लोगों ने खुद प्रशासन का कोऑपरेट किया कि हमने पहले कहा हमारी लड़ाई तंत्र से, हमारी लड़ाई सिस्टम से, किसी व्यक्ति से नहीं है। फिर हमें डिटेन किया गया, रात तक रखा गया। उस दरमियान हम लगभग 2 DSP, दर्जनों थानेदार और सैकड़ों पुलिस के निगरानी में थे। चारों तरफ से किला बना हुआ था, उस किले के बीच में हम थे, हमारे कुछ साथी थे। और फिर जब रात हुई तो एक बॉन्ड होता है, उसको हस्ताक्षर करने के बाद हमें छोड़ा गया और एक अनुरोध किया गया कि आप आज की रात फिर आप रांची दोबारा नहीं आइए, नहीं तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। तो फिर हम लोग बोले कि अब रात के बाद तो आंदोलन का सवाल ही नहीं। फिर हम लोग भी वहाँ से घर चले आए। उस दिन का आंदोलन नियंत्रण में आया था, लेकिन हम लोग का आगे की रणनीति तैयार है। हम लोग फिर से इस राज्य के युवाओं के हित के लिए नियोजन नीति को वापस करने के लिए आगे तत्पर रहे। दादा मीडिया लोगों पे भी कुछ लाठीचार्ज किया गया था सुनने में आया। जी, और सबसे दुखद और पीड़ा का विषय है कि जो महिला पत्रकार थीं उन बहनों के साथ भी थोड़ा सी माने ऐसी ओछी हरकतें की गई थी। जो एक प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोगों को, संवैधानिक पद पर आसीन लोगों को इस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए था। ये घटना आंखों देखी है उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। और हमने मीडिया के बंदों के सामने भी कहा था कि प्रशासन के लोग जो महिला पत्रकारों के साथ जो घटना घटित हुई उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी की मांग करें। और जो कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में महिला पत्रकारों के साथ जो उस दिन कुछ ही पल के लिए हुआ था, जो कि खेद का विषय है, निंदनीय है। दादा मुद्दे पे आते हैं। आप लगभग झारखंड के हर राज्य में घूम चुके हैं, तो लगभग हर जगह ही खतियानी लोग किसी न किसी कंपनी से या तो नियोजन के लिए लड़ रहा या तो विस्थापित वैसे के लिए लड़ रहा। तो आपको नहीं लगता कि खतियान आधारित विस्थापित नीति और खतियान आधारित उद्योग नीति होना चाहिए झारखंड में? बिल्कुल, कोई भी जो नीति झारखंड की बने वह झारखंड की भावनाओं के अनुरूप बने। खतियान हमारी भावना है तो उसी को आधार मानकर, उसी को मेन केंद्र का बिंदु मानकर बने और बननी चाहिए। और सारा चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि जिस दिन झारखंड के जो झारखंड की सदन है वहाँ बैठे लोग अगर ईमानदार और जिम्मेवार हो जाएंगे, निष्ठापूर्वक अगर अपने कृत्यों का अनुपालन करेंगे तो इस राज्य में दुखवास, दर्द, पीड़ा सब समाप्त हो जाएगी। आज अगर इस राज्य में दर्द है तो सबसे ज़्यादा दर्द है बाहरी अतिक्रमण के साथ साथ कंपनियों का अतिक्रमण। और इन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है बस नीतियों का अनुपालन। हम कोई अलग नीति बनाने नहीं बोल रहे हैं। जो नीति गुजरात के पास है, जो नीति उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना के पास है, वही नीति झारखंड में पटक दीजिए। कंपनियों का जो क्रियान्वयन की स्थिति, काम करने की स्थिति अन्य राज्यों में है, वही कार्य झारखंड में करें। और नहीं तो विधानसभा का कर्तव्य बनता है वैसी कंपनियों का इस राज्य में स्थापित नहीं होने दें, वैसी कंपनियों का स्थगित करें, वैसी कंपनियों का जो लाइसेंस उसे रद्द करें, वैसी कंपनियों को सीधा सीज किया जाए। जो कंपनियां राज्य सरकार की गाइडलाइन का बाकी जो राज्यों में चल रही है उसी के अनुरूप अगर अनुपालन नहीं करती है तो ऐसी कंपनियों को इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड राज्य में मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, ज़मीन लेती है 1 एकड़, लेकिन कोड़ाई करती है, खुदाई करती है 1.5 एकड़ में। ये किसी से छुपा नहीं है। जबरन यहाँ के लोगों को खून का आंसू रुलाया जा रहा है, यहाँ के रैयत को, यहाँ के किसानों को तड़पाया जा रहा है। इन साफ शब्दों में हिटलर के तर्ज पर उनकी हत्याएं की जा रही है। हिटलर ने गैस देकर शरीर से मारा था, ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी खेती को बंजर करके, हमारी ज़मीनों को छीनकर, हमारे रोजगार को छीनकर मारने का काम कर रहे हैं। 10th का एग्जाम चल रहा है तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, उनको यही कहेंगे अच्छे से पढ़ाई को पढ़ें, अपने अधिकार को जानें, समझें और अपना भविष्य अच्छा करें, उसके लिए मेहनत करें और अपने गोल को बनाकर उस पर फोकस करें। हमारी शुभकामनाएं। एक अंतिम सवाल दादा, नियोजन नीति को लेकर के पहले भी विधानसभा घेराव हुआ था, फिर अभी भी विधानसभा घेराव हुआ था, क्या लगता था सही नीति अभी बन पाएगी? 60-40 का विरोध कर? देखिए, 60-40 किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से कतई अच्छी नीति नहीं कही जा सकती है। 40% ऑल ओवर इंडिया के लोगों का ठेका और जिम्मा हम क्यों लें? राज्य हमारा, साधन संसाधन हमारे, पूर्वजों का खून बहा हमारा, कंपनियों ने ज़मीन हमारा लिया, तो 40% इंडिया का ठेका हम क्यों लें? हम इंडियन हैं, मानते हैं, लेकिन तमिलनाडु में क्या कानून है? क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों को सरकारी नौकरियों में लेता है? नहीं लेता है, तो हम क्यों बाकी राज्यों का झारखंड में लेंगे? क्या महाराष्ट्र लेता है, गुजरात लेता है, उड़ीसा लेता है, बिहार लेता है? नहीं लेता है। 10% लेता है, कोई तो 0% लेता है, तो हम 40% क्यों लें? अभी 40 कहाँ, 40 नहीं, आप गलत फहमी में हैं। पहला बात, यहाँ राज्य के लोग समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे पास स्थानीय नीति क्या है, 1985 की है। 1985 का मतलब स्पष्ट है, आधा घर झारखंडी तो झारखंडी हो चुका है। यानी
उस 60 में 30% तो यहाँ लेंगे 1985 की नीति के कारण और 40% इधर, यानी लगभग 70% बाहरियों के हाथ में है, 30% झारखंडियों के हाथ में है। 30 से 40% झारखंडियों के पास है, बाकी 60% बाहरियों के हाथ में। 1985 की नीति का मतलब क्या है? खटाल में जो कब्जा करके बैठा है वो भी झारखंडी, धनबाद में जो जबरन मैंने ठेला लगा के बैठा है वो भी झारखंडी। देखिए जो लोग यहाँ रोजी रोजगार करके आए हैं, जो गरीब गुरगा है, उनके साथ हमारी भावना जुड़ी है, लेकिन नियम और भावना दोनों अलग विषय है। कानून और भावना एक नहीं होता है। कानून का अपना मापदंड है, भावनाओं का अपना मापदंड है। भावनाओं के नाते आपके व्यापार का हम समर्थन करते हैं, आपके साथ हम भाईचारा रखते हैं, लेकिन कानूनों की बात करें तो आप हमारे राज्य के निवासी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कानून है, एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है, एक ही राज्य में संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। यानी कानून अलग तरफ है और भावनाएं अलग है। भावनाओं के दृष्टिकोण से आपका हम सम्मान करते हैं, आपके रोजी रोजगार का सम्मान करते हैं, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से आप झारखंडी नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका जोहार करते हैं हम सभी से जो है बात करने के लिए। जोहार। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी हम आभार करते हैं, क्योंकि इस आंदोलन को आज अगर हम लोग मजबूत किए हैं तो यही मीडिया है। और आप एक वही संदेश कहना चाहेंगे कि जो भी आपके नए वक्ता को अगर आप कभी उसका संबोधन को लें तो कोशिश कीजिएगा रिकॉर्डेड लें, उनको लाइव नहीं लीजिएगा, क्योंकि नए वक्ता उनके पास शब्द चयन नहीं होता है। देखिए गलती कोई एक करता है, लेकिन आरोप सीधे जयराम महतो पर आता है, उसी का टीम का बंदा है। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। हम लोग बहुत मेहनत के साथ आंदोलन खड़ा किए हैं, देख सकते हैं, बहुत दुख में हैं हम, अपने 2 साथियों को हम मैंने गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आंदोलन में जा रहे हैं, क्योंकि एक नया दिशा देख पा रहे हैं राज्य के लिए। हम लोग अपना शरीर को हम गंवा चुके हैं, 7 को बीमारी है मेरा पास, जबकि इससे पहले मेरा 0 बीमारी था, लेकिन अपने गम और दर्द को लेकर आंदोलन में आए हैं कि इस राज्य में बदलाव हो। इसीलिए आप लोग से भी मीडिया बंधुओं ने बहुत सहयोग किया है, आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन एक अपील है, निवेदन है, आदेश नहीं। और कोई मैंने एक निवेदन है कि कोई अगर नए वक्ता आपके वीडियो में आए तो व्यूअर मायने नहीं है, कोशिश कीजिएगा उनके मुख से, उनके कंठ से कोई अगर ऐसे शब्द का चयन होता है जो इस राज्य के लिए, हमारे आंदोलन के लिए अहितकारी हो, तो उसे थोड़ा सा आप मैंने जो कट कर दीजिए, उसके बाद चलाइए। आपसे निवेदन होगा, क्योंकि इस आंदोलन में सब नए नए साथी हैं, उनके पास थोड़ा सा शब्द चयन को लेकर माने सुविधा नहीं है, उनके पास शब्द चयन करने की विवेक और बुद्धिमत्ता, थोड़ी सी अभी जागरूकता का अभाव है। तो आप सभी से हमारा निवेदन और हाथ जोड़ प्रार्थना होगा, आपने सहयोग किया है, आपसे आगे भी सहयोग की अपेक्षा है। आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, चाहे प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर अन्य मीडिया के स्रोत हों, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। झारखंडी जोहार, वंदे मातरम, जय झारखंड।